नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। 30 एमसीक्यूज होने वाले हैं। जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको बताना है। तो फराडे नहीं है, एम्पियर भी नहीं है, इसका सही आंसर है मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। द डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का इनमें कौन सा फॉर्मूला है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो आईडी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट को इंडिकेट करने के लिए बताया गया है, तो ये गलत है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है। यहाँ पर फाई क्या है, फाई जो है फ्लक्स है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ बात हो रही है और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया गया। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है वो क्या होती है। इट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर्स, गलत है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल सही है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट, जैसे कंडक्शन करंट आप देखते हैं, जो नॉर्मल करंट होती है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। मैक्सवेल ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द फिजिक्स इज। अब ग्रेटेस्ट, तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सवेल का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में क्या था। तो जूल्स लॉ बिल्कुल नहीं था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी नहीं थी, मैक्सवेल इक्वेशन थी। और मैक्सवेल इक्वेशन से इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म को और ऑप्टिक्स को यूनिफाई कर दिया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महान माने गए। कंट्रीब्यूशन, इन्होंने बहुत महानतम कंट्रीब्यूशन किया फिजिक्स में। द इनकन्सिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ वॉज रिजॉल्व बाय। अब देखिए, एम्पियर लॉ में जो इनकन्सिस्टेंसी थी, जो प्रॉब्लम थी, वो किसने रिजॉल्व करी थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया फैराडेज लॉ, गलत है। इंट्रोड्यूसिंग परमिटिविटी, ये भी गलत है। एडिंग डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो मेनली इनकन्सिस्टेंसी जो आई थी ये कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान देखी गई थी, ठीक है। तो इसको सही किया था एडिंग डिस्प्लेसमेंट करंट से। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट इज। अब लाइट क्या होती है मैक्सवेल के हिसाब से, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट लीड्स टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कैसे जनरेट होगी ये बताना है आपको। तो एसटीडी मैग्नेटिक फील्ड से नहीं जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी नहीं जनरेट होगी, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होती है। मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रही हो, चेंज हो रही हो, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अब यहाँ पर लाइट ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द टर्म एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी जो है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हमने देखा भी था। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बिल्कुल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अब देखिए, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो गॉस लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल। देखिए, ये जो बना हुआ है ना, ये क्लोज्ड इंटीग्रल है और बी डॉट डी ए जो होता है ये 0 के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखिए, यही बता रहा है कि मोनोपोल्स जो हैं कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोनोपोल्स जो हैं कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इम्प्लाइज दैट। अब फैराडेज लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये क्या इम्प्लाई करता है, ये क्या बताता है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बताता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, फैराडेज लॉ बताता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। अब देखिए, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर Q जो है टोटल चार्ज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स द कंडक्शन करंट इज। अब देखिए, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो कंडक्शन करंट होती है क्या होती है, तो प्रेजेंट होती है, नहीं। ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी गलत है, इसका सही आंसर है 0। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो कंडक्शन करंट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्चुअल फ्लो जो है वो चार्जेस का 0 होता है। चार्जेस का एक्चुअल फ्लो 0 है, सिर्फ क्या फ्लो करता है,
यहाँ पर मतलब अगर आप देखेंगे तो केवल डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? केवल डिस्प्लेसमेंट करंट केवल इस केस में एग्जिस्ट करेगा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, इसलिए कंडक्शन करंट यहाँ पर 0 हो जाएगी। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो एक तरीके का करंट ही है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? एम्पियर होगी। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की होती है, वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, कूलम होती है चार्ज की। द एम्पियर मैक्सवेल लॉ इन द इंटीग्रल फॉर्म इज, अब देखिए एम्पियर मैक्सवेल लॉ जो इंटीग्रल फॉर्म में है वो क्या है इनमें से? तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई है, गलत है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, देखिए कंडक्शन करंट भी इंक्लूड कर लिया और इसमें जो दूसरा वाला करंट था जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया था उसको भी इंक्लूड कर लिया, तो यही वाला है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब देखिए आपसे पूछा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनमें से कौन प्रोड्यूस कर सकता है? तो स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। चार्ज मूव कांस्टेंट वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ये भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है ये जरूर प्रोड्यूस कर लेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17 पे आते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इनका नेचर क्या होता है? तो नेचर मतलब आपसे पूछा गया इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन है वो किस डायरेक्शन में होता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं ई और बी का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस ईएम वेव। अब देखिए आपको बताना है रिलेशन क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जो रिलेशन है वो क्या होता है। ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है वो मेनली क्या होता है, सी जो होता है वो ई नॉट अपॉन बी नॉट के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या देता है? स्पीड ऑफ ईएम वेव देता है। ठीक है, फ्री स्पेस में जो, या वैक्यूम कह सकते हैं, तो इसलिए अगर देखा जाए इसके हिसाब से ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है कहाँ ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है। अब इनको अगर देखा जाए तो इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पहला ऑप्शन दिया है ओनली इन सॉलिड्स, नहीं, सॉलिड में केवल गलत है, ओनली इन लिक्विड्स भी गलत है, ओनली इन गैसेस भी गलत है, इन वैक्यूम में सही है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, और सॉलिड लिक्विड गैसेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ ओनली लिख दिया गया था इसलिए गलत हो जाएगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम भी हमने देखा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। देखिए इसमें क्या पूछा गया, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड को अफेक्ट नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। Who first experimentally verified the existence of electromagnetic wave? अब देखिए 23rd क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहली बार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने नहीं दिया था, ज़्यादातर लोग मैक्सवेल ही सोचेंगे, इसमें सही आंसर है हर्ट्ज ने दिया था। ठीक है। Who is known for transmitting electromagnetic wave over long distances? अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना था या ट्रांसमिट करना था, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, मतलब इसके लिए किसने काम किया था सबसे ज़्यादा? तो हर्ट्ज ने नहीं किया है, मैक्सवेल ने भी नहीं किया है, मार्कोनी ने किया है। मैक्रोनी नहीं है, मार्कोनी है, साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो ट्रांसमिशन जो हुआ है वो इन्होंने ही स्टार्ट किया है, इन्होंने ही इन्वेंट किया था। ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन की बात अगर करें जिसमें रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करी जाती हैं, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, देखिए एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है, एफ इज इक्वल टू ई बाई लेमडा होता है, सी बाई लेमडा होता है। तो यहाँ एफ जो है वही फ्रीक्वेंसी और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। देख लीजिए यहाँ पर,
तो म्यू इज इक्वल टू सी लेमडा दिया है, गलत है। म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। जहाँ पर म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सी क्या होता है, या तो स्पीड ऑफ लाइट होगी या स्पीड ऑफ ईएम वेव होगी, ठीक है, स्पीड होगी है। लेमडा क्या होगी, वेवलेंथ होगी, ठीक है, वेवलेंथ हो जाएगी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन अ मीडियम इज गिवन बाय। अब देखिए कोई भी मीडियम है उसमें जो वेलोसिटी होती है ईएम वेव की वो कैसे दी जाती है, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 1/μ0 इंटू E0 नहीं है, बी ऑप्शन सही है। वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है 1/√ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन, या μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वो 1/√, लगाना मत भूलिएगा, √ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए इंफ्रारेड वेव्स जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो डिस्चार्ज ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। हॉट बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सन से जो रेज आ रही हैं, सन ने क्या किया, अर्थ को हीट किया, ठीक है। अब अर्थ जब हीटअप हो जाता है तो जो रेडिएशन निकालता है ये कैसी रेडिएशन होती है, इंफ्रा रेड रेडिएशन होती है, ठीक है। ऐसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जब वो हीटअप होता है तो जो उससे वेव्स निकलती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं। विच ईएम रेडिएशन इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन एंड रडार। अब देखिए माइक्रोवेव ओवन में और रडार में जो वेव्स यूज होंगी वो कौन सी होंगी, तो कई लोग सोचते हैं रडार में जो वेव्स यूज होती हैं वो रेडियो वेव्स हैं, जो कि गलत है। रेडियो वेव्स नहीं यूज होती हैं, ठीक है। माइक्रोवेव और रडार में जो वेव्स यूज होती है वो माइक्रोवेव्स होती हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which EM wave is associated with greenhouse effect and used in remote control। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट से ये एसोसिएटेड है और मेनली ये रिमोट कंट्रोल में इन वेव्स को यूज़ किया जाता है। तो इंफ्रारेड रेस के बारे में बात कर रहा है, जो अभी हमने आपको बताया। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से सन की रेडिएशन आई। अब जब सन की रेडिएशन आ रही थी तो इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि ये एटमॉस्फेयर को पार करके अर्थ के पास चली आई। और आपको पता है जैसे जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या है, यहाँ पे एक बड़ी सी ब्लैंकेट टाइप की बन चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड की, एक लेयर बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये करती क्या है कि ये जो सन से रेज आ रही है इसको तो अलाउ कर देगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब अर्थ गर्म हुआ तो यहाँ से जो रेज एमिट होंगी वो इंफ्रारेड रेज होंगी। इनकी एनर्जी जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, जिसकी वजह से ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर के उस पार नहीं जा पाती हैं, ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली आती हैं, ठीक है। और जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली आएंगी तो जो अर्थ पहले से हीटअप हो रहा था वो और अब ज़्यादा हीटअप होने लग जाएगा, क्योंकि ये जो रेज हैं बाहर नहीं निकल पा रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सी रेज के बारे में बात कर रहा है, इंफ्रारेड रेज के बारे में बात कर रहा था। तो जो अर्थ जो एमिट कर रहा था रेज, इंफ्रारेड रेज थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। एक्सरेज आर जनरेटेड बाय। अब देखिए एक्सरेज कैसे जनरेट होती हैं, तो एक्सेलरेटेड चार्जेस इन सर्किट्स, गलत है। न्यूक्लियर फिजन से जनरेट होंगी, गलत है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग अ मेटल टारगेट, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल टारगेट को हिट करते हैं, वो एक्सरेज को जनरेट करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल टारगेट को हिट करेंगे तो जो जनरेट होगी वेव्स, रेज जो जनरेट होती हैं वो एक्सरेज होती हैं, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो एक्सरेज थी इनका इन्वेंशन जो था वो किसने किया था, और इन्हीं को ही पहला फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनका आप लोग नाम जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है, कमेंट में आप बताइएगा और हम लोग उसको पिन भी कर देंगे कमेंट को। तो अभी के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस थे और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो गए इस चैप्टर के। इसके अलावा हर एक चैप्टर के हम लोग ने MCQs प्लेलिस्ट में लगाए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।